हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का धैर्य सफलता की आधारशिला में। मैं आपका एजुकेटर अंकित पांचाल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए देखते हैं क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बारे में जानेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डेफिनेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी डिफाइंड एज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ ए सेकंड डिग्री। एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है। क्या होती है? पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है। आपने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा चैप्टर 2। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बात कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है पॉलिनोमियल इक्वेशन, वो भी किसकी? ऑर्डर 2 होना चाहिए। उसका ऑर्डर कितना हो? 2 हो। ऑर्डर किसका देखते हैं बेटा? हम वेरिएबल का ऑर्डर देखते हैं। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। तो बेटा आप देखेंगे, मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण दूसरी कोटि का एक बहुपद समीकरण होता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, पॉलिनोमियल में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। पॉलिनोमियल में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है बेटा? वो आपको दिया होगा ax² प्लस bx प्लस c। अगर हम इसके इक्वल टू 0 ना ले तो ये क्या होगा बेटा? इसको बोला जाता है पॉलिनोमियल। कौन सा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको बोलते हैं बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। लेकिन अगर मैं इसी की इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहूं तो उसको क्या लिखेंगे बेटा? उसमें हम लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। तो ये डिफरेंस है दोनों में कि इसके इक्वल टू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। लेकिन एक बात और ध्यान देंगे, क्वाड्रेटिक बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है a जो है वो हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a नॉट इक्वल टू 0। अभी मैं आगे लिखा भी है, मैं अभी आपको दिखाता हूं। पहले आप एक बार इसको समझ लेंगे। पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस बताया बेटा मैंने, कि उसमें इक्वल टू 0 नहीं होता। किसमें? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है बेटा? उसके इक्वल टू 0 हो जाता है। तो आइए देखेंगे आगे क्या दे रखा है बेटा। जैसे मैंने यहां बनाया हुआ है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी द्विघात समीकरण का मानक समीकरण क्या होता है? हिंदी में मैं बताऊंगा, किसी भी द्विघात समीकरण का मानक समीकरण जो हम देख सके, यह मान्य समीकरण क्या होता है बेटा? वो होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें a नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये ऐसा क्यों लिखा हमने a नॉट इक्वल टू 0? a नॉट इक्वल टू 0 हमने इसलिए लिखा, अगर हम a को 0 ले लेते हैं बेटा, अगर हम a को 0 ले लेंगे तो a 0 हो जाएगा तो x² भी खत्म हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये बचेगा क्या? bx प्लस c। क्या बचेगा? bx प्लस c। और इसमें आप देखेंगे वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या बचेगी बेटा? 1। अगर 1 बचेगी तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन। इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा? ये लीनियर इक्वेशन। ये बन जाएगी बेटा आपकी लीनियर इक्वेशन। इसलिए हम इसमें a नॉट इक्वल टू 0 करते हैं, ये हमारी रेखिक समीकरण हो जाएगा। इसलिए हम इसमें क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हम ये कंडीशन लिखते हैं कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बात क्लियर है आपको? अब आगे देखेंगे, मैंने यहां समझाया है a को क्या बोलते हैं बेटा? a बोला जाता है a इज कोफिशिएंट ऑफ x²। a जो होता है वो हमारा क्या है बेटा? a हमारा कोफिशिएंट है किसका? x² का। हिंदी में a जो है वो x² का गुणांक होता है। a क्या होता है बेटा? x² का गुणांक होता है। आगे देखेंगे बेटा, मैंने यहां लिखा b इज कोफिशिएंट ऑफ x। b इज कोफिशिएंट ऑफ x। b क्या है? x का गुणांक है। b x का गुणांक है। और c क्या है बेटा? कांस्टेंट। c क्या है? कांस्टेंट। अब कांस्टेंट से मुझे समझ में आया तो ये a b कांस्टेंट होंगे या नहीं होंगे? तो बेटा आप देखो, मैं यहां बता देता हूं, x जो है हमारा वो है बेटा क्या? वेरिएबल। x को मैंने बोला वेरिएबल, जो परिवर्तनशील होता है, मतलब जो चेंज हो जाएगा कुछ भी। इसको हम कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेटा हम वेरिएबल। इसको बोला जाता है वेरिएबल। ये हमारा परिवर्तनशील होता है, ठीक है।
दूसरी बात, आप एक बात और ध्यान देंगे बेटा, जो ए बी सी है, ए बी और जो सी है, ये हमारे कांस्टेंट ही होंगे। ये क्या होंगे बेटा? कांस्टेंट ही होंगे हमारे। ध्यान रखना इस बात को, ये भी हमारे कांस्टेंट होंगे, मतलब कुछ भी रियल नंबर आ सकते हैं ए की जगह। बात आई समझ में? अब आगे देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्या पॉइंट है, नेक्स्ट समझते हैं हम। अब हम इसके कुछ और बेसिक टर्म्स समझते हैं। क्या होता है बेटा, इसके जीरोस कितने होंगे। हम जीरोस पे अगर बात करें इसके सॉल्यूशन पे, तो वो कितने होंगे, आइए देखेंगे उसको क्या हो। अगर आपसे वो पूछ लेता है बेटा क्या, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन पूछे, सॉल्यूशन को हम जीरोस भी बोलते हैं बेटा, क्या जीरोस भी बोलते हैं, या फिर हम एक नाम और बोलते हैं क्या, रूट्स। क्या बोलते हैं? रूट्स। अब ये होते क्या हिंदी में, अगर आपसे पूछ ले क्या, हल मतलब शून्यांक, या फिर आपसे पूछता है बेटा क्या, रूट्स मतलब मूल। ये तीन नाम होते हैं। अगर आपसे हल, शून्यांक या मूल की बात करता है, इनकी संख्या की कितने होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। तो आपने ध्यान रखना है बेटा, हमें अभी पता लगा x की हाईएस्ट पावर कितनी है। x की हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा? x की हाईएस्ट पावर दे रखी है आपको 2। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है बेटा। अगर वेरिएबल की पावर मतलब डिग्री बोल रहा हूं बेटा मैं, डिग्री आपको कितनी दी, घात कितनी दे रखी है उसकी, वो दे रखी है बेटा 2। तो इसके जीरोस भी कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे बेटा? 2 ही होंगे। जितनी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उस इक्वेशन के नंबर ऑफ जीरोस भी उतने ही होते हैं। इस बात को आपने ध्यान रखना है। आगे हम इसके जीरोस में जो रिलेशन होते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, मतलब शून्यांकों और गुणांकों में जो संबंध होता है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चन इसके बारे में समझेंगे कि इक्वेशन को पता कैसे करते हैं। तो बेटा आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको। पहला क्वेश्चन देखेंगे, हमें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जांच करनी है हमें, जो क्वेश्चन दिए हुए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ आपको सोल्व कराऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसने दिया बेटा x + 1 का स्क्वायर इक्वल 2x - 3, 2 ब्रैकेट में x - 3 ये दे रखा है। इसको हमें देखना है, तो आपको बेटा बेसिक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए क्या, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, ये सभी फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए क्यूब के, क्योंकि उन्हीं का यूज यहाँ पर होगा। तो देखेंगे यहाँ a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a² + b², 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस में 2ab मतलब 2x, इधर करेंगे बेटा 2x और 2 3 जा -6। अब इसको आप सोल्व करोगे तो x², ये देखो 2x जब इधर आएगा बेटा 2x तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, क्या बचेगा, ये 6 इधर लाएंगे तो 6 + 1 क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू क्या बचेगा 0। अब आप देखो इसकी हाईएस्ट पावर क्या आ रही है बेटा 2, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लिख देंगे इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात है समझ में, यह द्विघात समीकरण है, हिंदी में आपने लिख देना है यह द्विघात समीकरण है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 2 को मैं कराता हूं, आप क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे। 2 में क्या दिया हुआ है, 2 देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में उसने दिया x² - 2x, क्या दे रखे है 2x, x² - 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 - x, 3 - x ये दिया हुआ है। अब आप देखो इसको क्या करोगे बेटा, यहां तो कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसको तो ऐसे ही लिखेंगे x² - 2x। मैं इस -2 की ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, क्या होगा -2 3 जा -6 होगा, -2 और -x तो प्लस का 2x होगा, -2 इंटू -x क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 2x होगा। अब आप इसे इधर लेके आएंगे तो ये देखो x²
माइनस का 2x, और ये माइनस का 2x जब इधर आएगा तो क्या होगा, वो प्लस का 2x इधर आके क्या होगा बेटा, माइनस का 2x होगा वो भी, और ये 6 इधर लाएंगे तो क्या होगा बेटा, प्लस का 6 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0। अब आप इसको सोल्व करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2x माइनस का 4x और प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आई इसको सोल्व करने पे। अब आप देखो इसमें भी हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर हाईएस्ट क्या है बेटा, 2 है। यहां भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 दे रखी है, इसका मतलब हम लिख देंगे इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यह भी द्विघात समीकरण है, यह भी द्विघात समीकरण है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया बेटा, थर्ड क्वेश्चन देखो। सिमिलरली आप थर्ड क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है। एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूं, थर्ड भी मैं ही करा दूं, आप फोर्थ करके देखना बेटा, थर्ड मैं ही कराता हूं, फोर्थ आप करके देखना। तो बेटा थर्ड में क्या दिया देखो समझते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तीसरे में आपको दिया बेटा उसने x माइनस 2 और इनटू में क्या दिया बेटा, x प्लस 1। x माइनस 2 और इनटू में क्या दिया, x प्लस 1 दिया, और इक्वल दिया हुआ बेटा किसके, x माइनस 1 और x प्लस 3, x प्लस 3। देखेंगे बेटा इसको कैसे करना है, आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ब्रैकेट की आपस में, क्या होगा बेटा, x की x में करूंगा तो x स्क्वायर। आपको मल्टीप्लाई बेटा आप शुरू से सीख रहे हो, 8th 7th क्लास में, आपने 9th में भी सीखी होगी। कैसे करते बेटा, पहले इस x की इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, x की x में x स्क्वायर और x की 1 में करूंगा तो x आएगा। अब माइनस 2 की इस पूरे ब्रैकेट में करो तो माइनस 2 की x में करेंगे माइनस का 2x होगा, और माइनस 2 की 1 में करेंगे तो माइनस का 2 होगा। ठीक है, अब आगे करते बेटा ऐसे ही सिमिलरली करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x होगा और माइनस का x और माइनस का 3 होगा, क्या होगा बेटा, माइनस का 3। तो लिखते बेटा माइनस का 3। क्लियर है। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो आप जब एक्स स्क्वायर इधर प्लस, ये भी प्लस है ये भी, इसे इधर लेके आऊंगा तो माइनस हो जाएगा और कैंसिल होगा। ठीक है, आगे देखेंगे बेटा, ये x है, ये माइनस 2x है, माइनस 2x और x माइनस का x बचेगा, और ये माइनस का 2, उसे इधर लाएंगे बेटा, 3x में से x माइनस हो गया, कितना बचा बेटा, 2x, उसको आप इधर लाओगे तो माइनस का 2x होगा, और ये माइनस 3 इधर आके प्लस का 3 इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0। अब इसको करते सोल्व, माइनस 2x और माइनस x माइनस का 3x होगा, 3 में से 2 गया प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब आप यहां देखो जो हमारी इक्वेशन आई सोल्व होके, उसमें वेरिएबल की पावर कितनी है बेटा, 1 है, वेरिएबल की पावर 1 है, जबकि हमें चेक कर क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अगर पावर 1 आ गई तो ये इक्वेशन कौन सी हुई बेटा, ये हुई लीनियर इक्वेशन। इसका आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है, चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल समझा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, तो वो सब आपने देख लिया वहां पे। तो ऐसी लीनियर इक्वेशन का मैंने बता दिया, पावर 1 है तो ये क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी, तो क्वाड्रेटिक नहीं है। तो लिख देंगे इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे फोर्थ क्वेश्चन जो दिया बेटा आपको, फोर्थ आप खुद सोल्व करके देखना, मल्टीप्लाई करनी है और सोल्व करना है, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां देखो, उसने कहा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी आपको सिचुएशन दे रखी है उनको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। आइए देखते हैं क्या है प्रॉब्लम, इसको सोल्व करते हैं। उसने कहा था एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक आयताकार मैदान है, एक आयताकार मैदान है, उसका एरिया दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर।
528 मीटर स्क्वायर है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, मीटर में ही है, इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। ये बोल रहे हैं इसके विड्थ से, जो इसकी चौड़ाई है बेटा, उसकी चौड़ाई से इसकी लंबाई 2 गुना, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, दुगने से एक अधिक है, 2 गुने से एक अधिक है, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, हमें लेंथ, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो उसके लिए क्या इक्वेशन होगी ये पूछ रहा है। तो बेटा सोल्व करेंगे, देखेंगे क्या है इक्वेशन। मैं यहां सोल्व कराता हूं, कैसे करेंगे देखो समझते हैं। आपको एग्जाम में लिखना होता है, ये सॉर्ट तो है नहीं कि आप सॉर्ट करोगे, तो आपको तो लिख के करना है, इसलिए मैं आपको लेट करके सिखाऊंगा एक्स। तो आप लिखेंगे बेटा यहां पर, मैंने लेट कर लिया, लेट इसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, चौड़ाई इसके दुगने से एक अधिक है, तो लेट करेंगे, लेट दी ब्रेथ इज एक्स मीटर। मैंने ले लिया माना चौड़ाई एक्स मीटर है, हमने ले लिया माना चौड़ाई एक्स मीटर है, तो बेटा लंबाई क्या होगी, देन लेंथ इज दुगने से एक अधिक, 2x प्लस 1, 2 गुने से एक अधिक है, तब हिंदी में भी लिख लेंगे, तब लंबाई क्या होगी बेटा, लंबाई 2x प्लस 1 मीटर, ये हमने इसकी लंबाई ले ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार उसने बोला इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल, रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाएंगे, आयत का क्षेत्रफल, तो बेटा आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल आपको पता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो बेटा लंबाई गुणा चौड़ाई करनी है हमें, और ये दिया हुआ आपको कितना 528, तो यहां पे लिखेंगे बेटा लंबाई कितनी है इसकी 2x प्लस 1, और चौड़ाई बेटा x है, और ये हमें दिया हुआ कितना 528, इसको सॉल्व करेंगे तो x की मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर प्लस x की 1 में करेंगे तो x, 2x स्क्वायर प्लस x, आगे देखेंगे बेटा क्या होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व लिख लेंगे, बस हमें फाइंड नहीं करना है, केवल हमें इक्वेशन बना के दिखानी है, तो आप इसे इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस का 528 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी जो हमें निकालनी थी। बात है समझ में। आगे देखते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, नेक्स्ट में दिया बेटा उसने दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, उसने बोला टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive positive integer is 306, we need to find the integer, हमें इंटीजर फाइंड करने हैं, तो कैसे करेंगे बेटा देखते हैं, आइए हम सोल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। मैंने लेट कर लिया बेटा, इसमें भी आंसर में लेट दी वन पॉजिटिव इंटीजर, वन पॉजिटिव इंटीजर, लेट दी वन पॉजिटिव इंटीजर इज x, हमने ले लिया पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या है x है, हिंदी में लिख लेंगे माना एक धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक
x है, हमने ले लिया बेटा, माना एक धनात्मक पूर्णांक x है एंड सेकंड इंटीजर एंड सेकंड पॉजिटिव इंटीजर एंड सेकंड पॉजिटिव इंटीजर इज y। y नहीं, आप देखो y नहीं, अब आप कैसे करेंगे, उसमें y नहीं लेंगे बेटा, इसमें क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर बोला है, आपको सिखाते हैं कि x ले लो और एक y ले लो, आप y नहीं लेना, क्या काम करेंगे, एक x है तो अगला इंटीजर क्या होगा, सपोज यहां समझो, सपोज उसने एक इंटीजर दिया 2, तो अगला क्या होगा बेटा 3, क्या होगा 2 और नेक्स्ट क्या होगा 3, इसका मतलब अगर 2 है तो 3 है, अगर एक 4 है तो अगला क्या होगा 5 होगा, मतलब +1 हो जाता है, अगर एक x है तो नेक्स्ट क्या होगा बेटा x +1 होगा, अगर एक इंटीजर हमें पता है, नेक्स्ट अगला इंटीजर निकालना है तो +1 ही तो करेंगे, तभी तो नेक्स्ट इंटीजर आएगा, तो क्या लिखेंगे x +1। हम यहां इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, और दूसरा पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x +1 है, x +1 है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, एक अगर हमने x लिया तो अगला क्या होगा बेटा x +1 होगा। अब करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा, अब इसको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे, क्या दिया उसने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार उसने कहा उनका गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर इज 306, क्या है 306 है, तो बेटा यहां लिखेंगे हम इसको, तो प्रोडक्ट दे रखा है आपको, प्रोडक्ट दे दिया कितना 306, तो प्रोडक्ट करते बेटा क्या होगा एक x, तो नेक्स्ट क्या है x +1, ये बराबर होगा किसके 306 के, इक्वल किसके होगा बेटा 306 के, मल्टीप्लाई करो x के, x में x², और ये क्या होगा x = 306, आप इसे इधर ले आएंगे x² + x माइनस का 306 बराबर क्या होगा 0, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, हमारी जो इक्वेशन होगी बेटा वो ये होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट में देखेंगे, ये एज पे डिपेंड क्वेश्चन है, क्या दिया उसने बोला रोहन की मां उनसे 26 साल बड़ी है, मतलब रोहन से 26 साल बड़ी है, अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 306 होगा, आफ्टर 3 ईयर उनकी एज का जो मल्टीप्लाई होगी वो 360 होगी, कितनी होगी बेटा 360, 360 होगा, हम रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना चाहते हैं, तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगी, इंग्लिश में आप पढ़ लेंगे बेटा, रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर, जो रोहन की माता है वो 26 साल बड़ी है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 3 after 3 year, the product of their age is 3 year from now will be 360, अब से 3 साल बाद उनकी आयु का गुणनफल 360 होगा, we would like to find रोहन्स एज, हम रोहन की एज पता करना चाहते हैं, तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगी वो पूछ रहे हैं, तो आइए देखते हैं बेटा क्या होगी सॉल्यूशन, इसको कैसे करेंगे, करते हैं सॉल्यूशन, मैंने लेट कर लिया, let the age of Rohan's, let the age of रोहन कितना मान लिया मैंने x मान लिया, माना रोहन की एज कितनी है x है, ठीक है x ईयर, अब उसकी आयु रोहन की आयु, माना रोहन की आयु x वर्ष है, हिंदी में लिख लेंगे माना रोहन की आयु x वर्ष है, ठीक है, हमने ले लिया माना रोहन की आयु x वर्ष है, तो एंड मदर एज या रोहन्स मदर एज, आप ये भी लिख सकते हो, एंड रोहन्स मदर एज, एंड रोहन्स मदर एज, रोहन्स मदर एज इज
कितनी बड़ी थी इससे, उसने दिया 26 ईयर ओल्डर। कितना है बेटा, 26 ईयर ओल्डर। तो कितनी हो जाएगी एज इसकी, कितनी होगी मदर की एज उसके, x प्लस 26। कितनी होगी, x प्लस 26। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आफ्टर 3 ईयर, उसने बोला आफ्टर 3 ईयर, 3 वर्ष पश्चात, 3 साल बाद रोहन की एज कितनी होगी बेटा, रोहन्स एज 3 साल बाद। अगर मैं आपसे कहूं आप 10 साल के हो अब, तो 3 साल बाद कितने के हो जाओगे, तो 13 के। कैसे पता लगा बेटा, आपने 10 में 3 ऐड कर दिया। सेम यहां अगर रोहन x ईयर का था, अगर रोहन प्रेजेंट में x ईयर का है, तो 3 साल बाद वो कितने का हो जाएगा बेटा, x प्लस 3। कितने का हो जाएगा, x प्लस 3। और मदर की एज कितनी हो जाएगी उसकी, मदर्स एज, वो अभी x प्लस 26 की है, तो 3 साल बाद x प्लस 26 में 3 जोड़ेंगे तो 29। अब उसने बोला उनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ एज, प्रोडक्ट ऑफ एज, प्रोडक्ट ऑफ एज कितना दे रखा है बेटा, 360, मतलब आयु का गुणनफल। इसको हिंदी में आपको पता है, रोहन की आयु इतनी होगी और उसकी मदर की आयु, माता की आयु कितनी होगी, x प्लस 29। इसको प्रोडक्ट ऑफ एज को क्या लिखेंगे, आयु का गुणनफल। तो आयु का गुणनफल कितना होगा बेटा, वो मैं यहां लिखता हूं, आयु का गुणनफल। तो बेटा आयु का गुणनफल कर दो आप, x प्लस 3 इंटू करेंगे x प्लस 29 इक्वल टू क्या होगा बेटा, 360। x प्लस 3 और x प्लस 29 मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू में 360। मल्टीप्लाई करो आप, x की x में x स्क्वायर, और ये कितना होगा बेटा, 29x। 3 की करेंगे बेटा 3x, और 29 की करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 9 के 27, और 3 दूनी 6, 2 8, 87, और ये 360। ठीक है, इसको आप एक तरफ लाके सोल्व कर दो, x स्क्वायर प्लस ये कितना होगा, 29 और 3, 29 और 3 32, x प्लस इसको माइनस करेंगे, कितना बचेगा बेटा, माइनस में बचेगा ये तो कितना होगा उसको लिख देते हैं, ये 10 में 7 गया 3, और 5, 15 में से 8 गया 7, 273 इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी जो आपको बनानी थी। ठीक है, अब आगे समझेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ। नेक्स्ट में उसने बोला एक ट्रेन एक समान गति से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो वह उतनी ही दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें ट्रेन की गति निकालनी है। इंग्लिश में पढ़ देंगे, ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालनी है, तो क्या सॉल्यूशन होगा देखते हैं बेटा। इसका सॉल्यूशन करेंगे, मैंने लेट कर लिया, लेट द स्पीड, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैंने मान लिया, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है। तो उसने क्या बोला, वो किसी भी, कितनी डिस्टेंस दे रखी है बेटा, उसने एक बार डिस्टेंस को देख लेंगे। उसने डिस्टेंस दे रखी है आपको 480 किलोमीटर। ठीक है, 480 किलोमीटर दिया हुआ। अगर मैं टाइम निकालता हूं तो बेटा टाइम कैसे निकालेंगे देखेंगे। मुझे दिया हुआ, उसने डिस्टेंस दे दी 480 किलोमीटर।
स्पीड मुझे पता है, डिस्टेंस पता लग गई, तो बेटा टाइम कैसे निकालते हैं आपको पता है बेटा, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसका मतलब दूरी बट्टे चाल, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो टाइम बराबर दूरी बट्टे चाल होते हैं, मतलब टाइम बराबर दूरी बट्टे चाल। तो आप इसको कैसे करेंगे, आपने यहाँ जो भी दिया वो रख लेंगे, टाइम को आप यहीं, टाइम तो मुझे फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पर रखूंगा डिस्टेंस कितनी है बेटा 480 और स्पीड क्या थी x, ये हमारा टाइम आ गया। बट उसने क्या बोला, अगर हम 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दे, यदि हम उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते तो वो 3 घंटे का समय अधिक लेती है। तो स्पीड कम करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब की बार उसने बोला स्पीड व्हेन स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, कम कर दी जाए, इसका मतलब स्पीड कितनी हो गई, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो कितनी हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड बनी। तो वो 3 घंटे का समय क्या लेती है, 3 घंटे अधिक लेती है। तो बेटा हम यहां अगर टाइम निकाले इसके अकॉर्डिंग, तो टाइम इसके अकॉर्डिंग क्या निकलेगा, ये 480 डिस्टेंस तो वो ही रही, स्पीड हो गई x माइनस 8। समझेंगे बड़े ध्यान से, ये पॉइंट समझने वाला है कि कैसे इक्वेशन को बनाए जाते हैं। यहां सपोज टाइम लग रहा था 10 आवर, यहां कितना 10 घंटे का समय लग रहा था, अब कितना समय लग रहा होगा 13 घंटे का, क्योंकि स्पीड हमने कम कर दी तो समय ज्यादा लगेगा। तो अब यहां टाइम कितना लग रहा होगा बेटा 3 घंटे ज्यादा, मतलब 13 घंटे। अगर मैं इन दोनों को बराबर लिखना चाहता हूं, दोनों टाइम को मैं अगर बराबर लिखना चाहता हूं तो क्या इक्वेशन लिखेंगे, तो अगर दोनों को बराबर बनाना चाहते हैं तो मैं लिखूंगा क्या 480 अपॉन x, और यहां जो टाइम लगा वो 3 घंटे अधिक लग रहा था, भाई यहां लग रहा था 10, यहां लग रहा था 13, तो हम इस वाले में से 3 घंटे का समय कम कर देंगे, ये भी 10 हो गया, अब इसमें से 3 कम कर दिया, ये भी 10 हो गया। बात क्लियर है, यहां पे एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लो। ये मैं इक्वेशन आपको यहां बना के दे दी, इक्वल करके आप इसको सोल्व कर सकते हो। ये 480 एलसीएम लेंगे तो x माइनस 8 होगा, और इधर क्या होगा बेटा माइनस का 3x, और 8 3 जा 24, माइनस माइनस प्लस का 24 हो जाएगा। भाई दोबारा समझेंगे, 3 की x में 3x होगा और 3 की 8 में प्लस का 24 होगा। अब क्या करना है आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसमें और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है, जो भी इक्वेशन आएगी वो आपकी इक्वेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट में क्या है, कुछ नहीं, आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का डिस्कस करेंगे हम, टाइप्स ऑफ रूट्स देखेंगे, रिलेशन देखेंगे रूट्स और कोफिशिएंट में क्या होता है, जीरोस में और कोफिशिएंट में, फिर हम इसके नेचर ऑफ रूट्स समझेंगे, फिर इक्वेशन को सोल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।